नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर गुरुदेव के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है सदैव पाटीदार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम वही अपने जनरल एग्रीकल्चर को कंटिन्यू करेंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे कि और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्रोनॉमी वाले पोर्शन से बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, crops those are grown to protect the main cash crop from certain pest or several pest is known as trap crops। तो जो ट्रैप क्रॉप्स होती हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो जो मेन क्रॉप होती है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। अब इससे प्रोटेक्ट करके रखती है तो पेस्ट के अटैक से प्रोटेक्ट करके रखती है। इसीलिए जो ट्रैप क्रॉप्स होती है उनको फील्ड की आउटर बाउंड्री पे बोया जाता है 4 से 6 लाइनों में, इसीलिए ताकि जो पेस्ट का अटैक हो तो वो डायरेक्टली मेन क्रॉप पे ना हो, पहले ट्रैप क्रॉप पे हो, जिससे कि वो अटैक मेन क्रॉप पे कम हो सके। अगला दिया हुआ है, ग्रेन्स ऑफ सीरियल्स आर बोटनिकली नोन एज कैरियोप्सिस। तो जो ग्रेन्स होते हैं सीरियल्स के ग्रेन्स को कैरियोप्सिस कहा जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, द मोर न्यूट्रिएंट एग्जॉस्टिव फैमिली इज ग्रेमिनी और सेकंड नाम है इसका पोएसी। तो न्यूट्रिएंट एग्जॉस्टिव फैमिली से मतलब है कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट किस फैमिली के प्लांट्स को उगाने में खेत से खर्च होंगे, तो वो फैमिली है ग्रेमिनी या पोएसी, क्योंकि ये जो फैमिली है नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है, जबकि लेग्यूमिनेसी एक फैमिली है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। इसीलिए जो न्यूट्रिएंट रिप्लेसमेंट वहाँ पे हो जाता है और यहाँ पे नहीं हो पाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, द नॉन कन्वेंशनल ऑयल सीड क्रॉप इज सनफ्लावर। तो जो नॉन कन्वेंशनल ऑयल सीड क्रॉप का एग्जाम्पल कौन है? सनफ्लावर। नेक्स्ट दिया हुआ है, द नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप आर। तो नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप कौन कौन से है? कैस्टर एंड लिनसीड। ऑयल सीड क्रॉप दो तरह की होती है, एडिबल ऑयल और नॉन एडिबल ऑयल। तो जो नॉन एडिबल ऑयल सीड वाले हैं वो है कैस्टर और लिनसीड, और एडिबल में ग्राउंड नट आ गया, मस्टर्ड आ गया, ये सब आते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, द इंडियन ओरिजिनेटेड फील्ड क्रॉप्स आर। तो उसमें एग्जाम्पल उसमें बताया गया है कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जिनका ओरिजिन इंडिया है। तो वो है अरहर, मूंग, उर्द, कॉटन, जूट, कोदो, कुटकी, ओट और बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जिनका ओरिजिन इंडिया है, बट ये मेन क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, खरीफ क्रॉप्स आर जनरली डिनोटेड एज। जो खरीफ वाली क्रॉप्स होती हैं, जो रेनी सीजन की क्रॉप्स होती है, जो मॉनसून क्रॉप्स होती है, उनको हम शॉर्ट डे प्लांट्स कंसिडर करते हैं, क्योंकि उनको जो फ्लावरिंग के लिए, फ्लावरिंग इनिशिएशन के लिए जो क्रिटिकल डे लेंथ की जरूरत होती है वो होती है 11 आवर्स। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, रबी क्रॉप्स आर जनरली डिनोटेड एज लॉन्ग डे प्लांट। तो लॉन्ग डे प्लांट जो होते हैं उनको फ्लावर इनिशिएशन के लिए कितने घंटे की लाइट चाहिए होती है? वो चाहिए 11 से ज़्यादा। अगर 11 से कम है तो शॉर्ट डे प्लांट, 11 से ज़्यादा है तो लॉन्ग डे प्लांट। नेक्स्ट दिया हुआ है, डे न्यूट्रल प्लांट्स आर। तो डे न्यूट्रल प्लांट्स क्या होते हैं? डे न्यूट्रल प्लांट्स वो होते हैं जिनको कि डे लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फ्लोरिंग के लिए डे लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके एग्जांपल में कौन कौन दिए हैं? कॉटन, मेज, सनफ्लावर, सेफ्लोर, ग्राउंडनट, बकवीट, टोमेटो, इटीसी। आगे दिया हुआ है, ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग फॉर खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स की सोइंग के लिए ऑप्टिमम टाइम बताया गया है, और ऑप्टिमम टाइम क्या होता है? वही जो हमारा मानसून का एक्टिवेशन पीरियड होता है, तो जून से जुलाई। नेक्स्ट दिया हुआ है, ऑप्टिमम टाइम फॉर रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप की सोइंग के लिए कब? जब खरीफ की क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो जाएगी उसके बाद रबी की हम सोइंग करेंगे। तो रबी की सोइंग हम कब करते हैं? लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर टू फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, या फिर ऐसा कहें कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। नेक्स्ट दिया हुआ है, ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ सोइंग फॉर मोस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स। तो जो फील्ड क्रॉप्स होती हैं, जो हम क्रॉप्स उगाते हैं, उनकी अधिकतर जो ऑप्टिमम डेप्थ होती है, जिस डेप्थ पे हम उनको अधिकतर बोते हैं, हर किसान 3 से 5 सेंटीमीटर की डेप्थ पे क्रॉप्स को बोता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, द रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज फॉर सीरियल क्रॉप्स। तो जो फर्टिलाइजर डोज है रिकमेंडेड, वैसे तो हर सोइल के हिसाब से डिफर करेगा, सोइल टू सोइल डिफर करेगा, एरिया टू एरिया, क्लाइमेट टू क्लाइमेट, सब चीज़ों के वेराइटी टू वेराइटी भी डिफर करेगा। पर बात यह है कि जो रिकमेंडेड है, जो साइंटिस्ट रिकमेंड करते हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए, वो क्या है? 4:2:1। NPK का रेशियो कितना? 4:2:1। वैसे ही अगला क्वेश्चन दिया गया है, द रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज फॉर पल्स क्रॉप। तो पल्स क्रॉप के लिए कितना है? 1:2:1। नेक्स्ट ऑयल सीड क्रॉप के लिए बताया गया है, और वो ऑयल सीड क्रॉप के लिए जो बताया गया है वो कितना है? 3:2:1। उसके बाद बताया गया है जो NPK का रेशियो है वो फोडर और फाइबर क्रॉप्स के लिए बताया गया है। तो जो फोडर और फाइबर क्रॉप्स के लिए NPK का रेशियो कितना है? 2:1:4। आगे चलते हैं, आगे दिया गया है द C3 प्लांट्स आर
उसमें बताया गया है आंसर में कौन कौन से हैं C3 प्लांट, राइस, व्हीट, बार्ले, पी, ग्राम, मस्टर्ड, राई, कॉटन, अरहर, सोयाबीन, सनफ्लावर, लेंटिल, शुगर बीट, टोमेटो, इटीजी। बहुत सारे प्लांट के नाम दे दिए। अब C3 प्लांट क्या होते हैं? C3 प्लांट और C4 प्लांट, ये दो, और एक केम प्लांट, तीन तरह के प्लांट होते हैं जिनका डिफ्रेंशिएशन इनके फर्स्ट प्रोडक्ट जो CO2 है, CO2 किस चीज़ से जाके कंबाइन होता है और कौन सा कितने कार्बन वाला फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है, उसके बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया गया है। तो ये आगे आने वाले हम किसी और लेक्चर में देखेंगे कि C3 प्लांट, C4 प्लांट और केम प्लांट में क्या डिफरेंस है। अभी के लिए हम केवल एग्जाम्पल याद करेंगे। तो वैसे जैसे C3 प्लांट के एग्जाम्पल देखे थे वैसे ही C4 प्लांट के एग्जाम्पल है। C4 प्लांट के कौन कौन से एग्जाम्पल है? मेज, सोरगम, बाजरा, शुगर कैन, मिलेट्स। और केम प्लांट के एग्जाम्पल भी है। जो केम प्लांट होते हैं इनको सबसे कम पानी चाहिए होता है। एग्जाम्पल पाइनएप्पल, खजूर, कैक्टस, सीसल और ऑर्किड। नेक्स्ट दिया हुआ है द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर बेटर क्रॉप प्रोडक्शन इज बिटवीन 18 to 24 डिग्री सेल्सियस। ये 240 नहीं है, ये 18 to 24 डिग्री सेल्सियस है। टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है इसलिए 240 हो गया है, बट ये 240 नहीं है। तो ऑप्टिमम, वैसे तो जो क्रॉप्स होती है जनरली कम से कम टेम्परेचर और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पे भी जर्मिनेट होगी, ग्रो भी करेगी, बट जो प्रोडक्शन लेवल हमको चाहिए होता है वो हमको नहीं मिल पाएगा। इसलिए एक ऑप्टिमम रेंज होती है। उस ऑप्टिमम रेंज को हम देखेंगे तो वो ऑप्टिमम रेंज क्या है? 18 to 24 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट दिया हुआ है द वेट ऑफ 1000 सीड ऑफ ए क्रॉप। अगर किसी भी क्रॉप के जो अधिकतर जो छोटे दाने वाली जो स्मॉल सीडेड क्रॉप्स होती हैं उनके 1000 सीड का वेट करते हैं और उस 1000 सीड के वेट को हम कहते हैं टेस्ट वेट। अगर बोल्ड सीडेड क्रॉप है, बोल्ड सीडेड क्रॉप जैसे कि ग्राउंड नट हो गया, मेज हो गया, इन सब के 1000 सीड लेंगे तो उनका वेट ज़्यादा आएगा। इसलिए हम इनको केवल 100 सीड का वेट लेते हैं और वो जो 100 सीड का वेट लिया उसको नाम देते हैं सीड इंडेक्स। नेक्स्ट दिया गया है द नेट एसिमिलेशन रेट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ग्राम पर सेंटीमीटर पर डे। तो अब ये नेट एसिमिलेशन रेट है ये किस चीज़ की नेट एसिमिलेशन रेट है? तो ये जब भी कोई प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस करने के बाद वो अपना मास जो बायोमास होता है वो इंक्रीज करता है डे बाय डे। तो जो डे बाय डे मास को इंक्रीज करता है उसको हम किस टर्म में नापेंगे? तो ग्राम पर सेंटीमीटर पर डे, ठीक है, इसमें नापेंगे। नेक्स्ट दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप जियोमेट्री इंश्योर यूनिफॉर्म सोलर रेडिएशन अवेलेबिलिटी टू क्रॉप। तो जो क्रॉप जियोमेट्री होती है, क्रॉप जियोमेट्री मतलब कि जो इंडिविजुअल प्लांट के पास कितना एरिया है या फिर हम किस तरीके से क्रॉप की सोइंग कर रहे हैं, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो यूनिफॉर्म सोलर रेडिएशन की अवेलेबिलिटी होती है हर प्लांट को, वो कौन सी क्रॉप जियोमेट्री में होती है? स्क्वायर क्रॉप जियोमेट्री में। और इसमें रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी इक्वल होती है। नेक्स्ट दिया गया है वेवलेंथ लॉन्गर देन 750 माइक्रोमीटर इज नॉट विजिबल टू आई एंड आर कॉल्ड इंफ्रारेड। आपने देखा होगा कि जो लाइट का एक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें कि हम पढ़ते हैं विबग्योर, VIBGYOR। तो जो रेड होती है लास्ट वाली रेड होती है वो वहाँ पे 700 माइक्रोमीटर पे जाके रेड वाली जो स्पेक्ट्रम होती है, रेड वाली जो लाइट होती है वो 700 माइक्रोमीटर तक होती है। उसके बाद अगर 750 के ऊपर वाली जो होती है वो हमको दिखाई नहीं देती है नेकेड आई से, उसको हम कहते हैं इंफ्रारेड। नेक्स्ट दिया गया है द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ प्लांट आफ्टर विच नो फर्दर इंक्रीज इन ड्राई मैटर अकर इन द इकोनॉमिक पार्ट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। बहुत सारी अलग अलग तरह की मैच्योरिटी होती है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, हार्वेस्ट मैच्योरिटी। बट जब फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी की बात करेंगे, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी वो स्टेज होगी प्लांट की जब उसके जो प्लांट हैं, जब उसमें ड्राई मैटर प्रोडक्शन है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, उसमें कोई इंक्रीमेंट फर्दर नहीं होगा। उसको आप अगर खेत में खड़ा भी रखेंगे तो भी उसके ड्राई मैटर में इंक्रीमेंट नहीं होगा, ड्राई मैटर एक्यूमुलेशन में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। तो चलिए आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।